कोने में एक सवाल अब भी मौजूद था। ये बच्चा आया कहां से और क्यों उस सुनसान बाग में अकेला पड़ा था? मगर उस लम्हे मैंने वो सब सवाल दिल से निकाल दिए, क्योंकि मेरी बीवी जो बरसों बाद मुस्कुरा रही थी और वो बच्चा जो अचानक हमारी जिंदगी में आया था, अब हमारे घर में एक नई रोशनी की तरह फैल चुका था। जब वो बच्चा गहरी नींद में सो गया तो मैंने सलमा की तरफ देखा। वो अब भी उसे अपनी बाहों में समेटे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कई सालों बाद उसे जिंदगी की असली खुशी मिली हो। मैंने आहिस्ता से कहा, देखो, बात सुनो, हो सकता है ये बच्चा किसी का हो जो इसे यहाँ छोड़ गया हो, और अगर वो लोग वापस आ गए तो हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए कि फौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि वो इसके असल माँ बाप को तलाश कर सकें। सलमा की नजरें अचानक बदल गईं। वो मुझे घूर कर देखने लगी, जैसे मैंने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। वो बोली, बिल्कुल नहीं, पुलिस को बताएंगे तो वो इसे हमसे लेकर किसी इदारे को दे देंगे, और वहां जाकर इसका क्या होगा? ये किसी यतीम खाने में पड़ा रहेगा। ना प्यार मिलेगा, ना किसी का लम्स। हमें क्या पता वो माँ बाप लौटेंगे भी या नहीं। तब तक हम पाल लें तो क्या गलत है? हमें यह मौका क्यों छोड़ना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग लौटेंगे। फिर उसने मेरे हाथ थाम लिए और कहा, आओ तुम्हें दिखाती हूं कि मुझे ये बच्चा कहां मिला था। उसकी आंखों में ऐसी जिद थी कि मैं इनकार न कर सका। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर के पिछले बाग की तरफ चले गए। वो बाग दिन के वक्त भी सुनसान और खामोश रहता था। यहाँ आकर कौदमों की आहट भी सुनाई देती थी। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। जब हम बाग के बीचों बीच पहुंचे तो सलमा ने एक तरफ इशारा किया। वहां एक खौफनाक दरख्त खड़ा था, जिसकी छाल स्याही मायल और जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे सैकड़ों हाथ जमीन को नोच रहे हों। उसके तने पर पुरानी शाखों के निशान थे और कुछ ऐसी दरारें जो देखने में ऐसे लगती थीं जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। सलमा बोली, यही वो जगह है जहां मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई थी, और जब मैं इस दरख्त के पास पहुंची तो वो बच्चा इसी की जड़ों के दरमियान पड़ा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई साया तक नहीं था, कोई रास्ता भी ऐसा नहीं था जो वहां तक आता हो। ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, ना ही किसी के कदमों के निशान। सलमा की बात दुरुस्त लग रही थी। वाकई ये जगह ऐसी न थी जहां कोई आम इंसान बच्चा रखकर जा सके। मेरे दिल में एक अंदेशा सा उठा, शायद किसी ने जानबूझकर यह बच्चा छोड़ दिया हो, या किसी को इसकी जरूरत ना रही हो और अल्लाह ने हमें नवाज दिया हो। मैंने दिल को तसल्ली दी और सोचा कि हम इसे पालेंगे और इसका हक अदा करेंगे। मगर जैसा कहा जाता है, अगर एक खुशी आती है तो उसके साथ एक आजमाइश भी जरूर आती है। अगले ही दिन मेरे ऑनलाइन ऑफिस की तरफ से एक ईमेल आई, जिसमें लिखा था कि कंपनी बंद हो चुकी है और तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। हम एक अजनबी जगह पर रह रहे थे, जहां कोई नौकरी नहीं थी, और वापस शहर जाना भी अब आसान न था, क्योंकि अब हम तन्हा नहीं थे, हमारे साथ एक नन्हा वजूद भी था। और अगर हम अचानक लौट जाते तो हमारे रिश्तेदार हम पर इल्जाम लगा सकते थे कि ये बच्चा कहां से आया, कैसे मिला, किसका है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, दिल बोझिल हो गया, रात भर नींद न आई। सलमा बच्चे को संभालती रही। वो हर 2-3 घंटे में जागता और रोने लगता। वो उसे दूध देती, कपड़ा बदलती और फिर थपकियां देकर सुलाती रही। 3 दिन से यही सिलसिला चल रहा था और सलमा थकी हुई भी नजर आ रही थी। सुबह हुई तो बच्चा फिर रोने लगा। सलमा बोली, जरा इसे थोड़ी देर उठा लो, मैं नाश्ता बना लाती हूँ, तुम इसे कमरे में लेकर चलो, शायद चलते फिरते चुप हो जाए। मैंने बच्चे को उठाया। वो रो रहा था, मगर मेरी बाहों में आकर थोड़ा पसकून हुआ, जैसे वो मुझे पहचानता हो। मैंने हल्के हल्के कदमों से कमरे में चक्कर लगाना शुरू किया, मगर अचानक मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां बच्चे को सुलाया जाता था। मैं झुक कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तकिए के नीचे एक सिक्का पड़ा हुआ था, मगर यह आम सिक्का नहीं था, यह सोने जैसा लग रहा था और इसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मैंने जल्दी से बच्चे को वापस बिस्तर पर रखा और सलमा को जोर से पुकारा। वो दौड़ती हुई आई और परेशान होकर बोली, क्या हुआ? बच्चा ठीक है? बच्चा तो ठीक है, लेकिन जरा यहां देखो। सलमा ने नजरें नीचे की और वो भी हैरत से चुप हो गई। सिक्का हाथ में उठाया तो उसका वजन भी खासा था। वो किसी पुराने वक्त का सिक्का लग रहा था, जैसे किसी खजाने का टुकड़ा।
हम दोनों की नजरें मिली और हम समझ ना पाए कि यह कैसे मुमकिन है। हमने सिक्का और गौर से देखा तो उस पर कोई नक्श या तहरीर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल हमवार सतह थी, जैसे किसी कारीगर ने हाथ से बनाया हो। मैंने कहा, मैं इसे शहर के सुनार को दिखाता हूं, वो बता सकेगा कि यह असली है या नकल। मैंने सिक्का जेब में रखा और करीबी शहर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं सुनार के पास पहुंचा तो उसने सिक्का देखते ही आंखें चौड़ी कर ली। कहने लगा, इतना खालिस सोना आजकल तो कहीं नहीं मिलता, हर जगह कुछ ना कुछ मिलावट होती है। मैंने उससे झूठ कहा। यह दादी के जमाने के कुछ पुराने सिक्के थे जो पुराने संदूक से निकले हैं। वो फौरन सिक्का खरीदने को तैयार हो गया। क्योंकि वो 1 तोले से ज्यादा का था, इसलिए उसने मुझे 7.5 लाख रुपए दे दिए। मैं हैरान था कि एक सिक्का इतनी कीमत का हो सकता है। मैंने वो पैसे संभाले और फौरन बाजार से बच्चे के लिए दूध, पैम्पर, कपड़े, झूला, खिलौने और एक नन्हा सा बिस्तर खरीदा। घर पहुंचा तो सलमा ने दरवाजा खोलते ही मेरे हाथों में सामान देखा तो उसकी आंखों में खुशी तैरने लगी। मैंने उसे सब कुछ बताया और कहा कि वो सिक्का असली सोना था। हम दोनों खुशी से गले लगे और नाचने लगे, जैसे बरसों की दुआएं कबूल हो गई हों। हमने कमरे का एक हिस्सा मोहम्मद वली के लिए मखसूस कर दिया। हमने यही नाम रखा क्योंकि हमें उसके असली नाम का कुछ पता नहीं था। मोहम्मद इसलिए कि वो हमारे दिल के बहुत करीब आ गया था, इसलिए कि वो वाकई किसी रूहानी वजह से हमारी जिंदगी में आया था। हम दोनों की जिंदगी में अब एक नया रंग भर चुका था। हर चीज बेहतर लगने लगी थी और हमने फैसला कर लिया था कि जो भी हो, हम इस बच्चे को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमने ये भी तय कर लिया था कि हम इस गांव में सिर्फ 1 साल रहेंगे और फिर शहर वापस चले जाएंगे। हमने पहले से ही एक मुकम्मल कहानी तैयार कर ली थी ताकि अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि ये बच्चा कहां से आया तो हम सीधा और यकीन भरा जवाब दे सकें। हम ये बताते कि गांव में एक पीर बाबा थे, हमने उनसे इलाज करवाया और उनकी दुआ से अल्लाह ने हमें ये बच्चा अता किया। हामला प्रेगनेंसी के दौरान सलमा की तबीयत ऐसी थी कि सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए हम शहर वापस न जा सके। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम उसे लेकर लौटे हैं। हमें मालूम था कि लोग कोई ना कोई बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि जो लोग हमें औलाद ना होने पर ताने देते थे वो यही कहेंगे कि हमने किसी का बच्चा गोद ले लिया है ताकि लोगों के सामने अपना वकार बचा सकें। हमें यह सब पहले से मालूम था, इसलिए हमने सोच समझकर यह कहानी बनाई थी ताकि सब कुछ कहुदरती लगे और कोई शक न करे। रात का वक्त था, अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। घर की खिड़की से बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। सलमा खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। वो मंजर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि पहले जब वो परेशान होती थी तब भी इसी तरह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी, लेकिन अब तो वो बहुत खुश रहने लगी थी मोहम्मद वली की वजह से। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं रही थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, क्या बात है सलमा, अब क्या हुआ, अब क्यों खड़ी हो यहाँ पर? लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, बाल भी हवा की शिद्दत से उसके चेहरे पर बिखर रहे थे, मगर वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैंने फिर आवाज दी, सुनो तो सही, क्या सोच रही हो? मगर कोई जवाब ना आया। मैं थोड़ा सा घबरा गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कदम आगे रखा, अचानक पीछे से यानी बावर्ची खाने की तरफ से आवाज आई, वही सलमा की आवाज, जरा वली को उठा लो, मैं नाश्ता बनाने लगी हूं, वो जाग गया है। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो सलमा खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा खड़ी होती है, मगर आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। अगर वो वजूद जो मेरी आंखों के सामने था, अगर वो पलटकर मेरी तरफ देख लेता तो शायद मेरी जान वहीं निकल जाती, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। वो वजूद पल झपकते ही गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मैं वहीं साकित खड़ा रह गया। कुछ लम्हों बाद सलमा हाथ में दूध की बोतल लिए कमरे में आई। उसने मेरी हालत देखी तो घबरा गई। कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तबीयत तो ठीक है? मैंने फौरन संभलने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई और शायद बाहर की ठंडी हवा लग गई है। मैंने उसे वो मंजर नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद शक हो रहा था कि शायद ये मेरा वहम हो या किसी थकन का असर हो। मैं उसे डरा नहीं सकता था।
वो कई दिनों बाद मुस्कुराने लगी थी। उसके चेहरे पर सुकून आया था और मोहम्मद वली की मौजूदगी उसे एक नई जिंदगी दे चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया।